तसव्वुर कीजिए दलाल स्ट्रीट का एक बिल्कुल आम दिन। चारों तरफ ट्रेडिंग स्क्रीन्स लगातार फ्लैश कर रही हैं, लेकिन आज इन स्क्रीन्स पर किसी भी तरह के काले यानी ब्लैक रंग का नामो निशान नहीं है। हाँ, ब्लैक कलर तो बिल्कुल गायब ही समझिए। सही कहा। उसकी जगह हर तरफ सिर्फ ब्राइट नीला, हरा, लाल और सुनहरा रंग चमक रहा है। एक ऐसी आर्थिक उठापटक का मल्टी कलर विजुअल जो किसी भी ट्रेडर की धड़कन बढ़ा दे। हेलो गरुडेरियंस, वेलकम टू दिस डीप डाइव। वेलकम एवरीवन। और इस गहरे विश्लेषण की ताक तक जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी ऐसी डीपली रिसर्च कॉन्वर्सेशंस लगातार मिलती रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं 30 अप्रैल 2026 की। वो दिन जब दलाल स्ट्रीट पर भयंकर भूकंप आया था। बिल्कुल, वो दिन जब मार्केट में एक ऐसी आंधी आई जिसने देखते ही देखते करीब 5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ पूरी तरह राख में मिला दी। सेंसेक्स 5803 पॉइंट्स गिरकर 76,913 पर आ गिरा और निफ्टी ने 24,000 का अपना जो एक बेहद मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है ना, हाँ, वो लेवल तोड़ दिया था। वही निफ्टी 23,998 पर बंद हुआ। हमारे सामने द इकोनॉमिक टाइम्स की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है आज। पर देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के गिरे हुए नंबर्स पढ़ना नहीं है। राइट, सिर्फ डेटा बताना नहीं है। हम उस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे जहां ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और लोकल इलेक्शंस की टक्कर ने इस परफेक्ट स्टॉर्म को जन्म दिया। और ये जो 5 लाख करोड़ का नंबर है ना, ये आमतौर पर सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे किसी बड़ी कंपनी के बैलेंस शीट का कोई रैंडम नंबर हो। वही ना, आम आदमी सोचता है मेरा क्या नुकसान हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन दरअसल ये आम लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स, उनके म्यूचुअल फंड्स और इकोनॉमी की लिक्विडिटी पर पड़ा एक सीधा हथौड़ा है। और सबसे जरूरी बात, ये क्रैश अचानक नहीं हुआ था। एक चेन रिएक्शन थी पूरी। हाँ, ऐसी तबाही के पीछे लगातार बन रही एक चेन रिएक्शन होती है। और 30 अप्रैल को वो सारे 7 एलिमेंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक ही वक्त पर आकर आपस में टकरा गए थे। तो इस चेन रिएक्शन के पहले लिंक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं दलाल स्ट्रीट पर सुबह सुबह हुए उस हंगामे से। यानी मार्केट खुलते ही एक जबरदस्त पैनिक का माहौल था। शुरुआती दौर में ही अगर आप देखें तो सेंसेक्स 1200 पॉइंट्स तक नीचे चला गया था। सुबह सुबह 1200 पॉइंट्स गिरना अपने आप में पैनिक क्रिएट कर देता है। बिल्कुल। और एक समय पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 464 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया था। वही 5 लाख करोड़ का नुकसान। अगर हम दिग्गज कंपनीज की बात करें तो जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, M&M, ट्रेंट और एक्सिस बैंक, ये सारे हैवीवेट्स 2 से 3% तक गोते लगा गए थे उस दिन। और सिर्फ बड़े स्टॉक्स ही नहीं पिट रहे थे उस दिन, पूरा मार्केट ब्रेथ खराब था। राइट। निफ्टी स्मॉल कैप 0.5% और मिड कैप 1% गिरा था। और सबसे ज्यादा हवा निकली थे मेटल और PSU बैंक सेक्टर्स की, लगभग 2% डाउन थे दोनों। और इन सब के बीच इंडिया विक्स, जो मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो 6% बढ़कर 18.46 पर पहुंच गया था। देखिए, विक्स का 18 का आंकड़ा पार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्म बेल होता है ट्रेडर्स के लिए। वॉलेटिलिटी इंडेक्स असल में डर का पैमाना होता है, मार्केट का डर। राइट। हाँ, जब ये बढ़ता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले 30 दिनों तक मार्केट में किसी भी दिशा में बहुत बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो लोग बेसिकली रिस्क लेने से बचते हैं। बिल्कुल। निवेशकों को लग रहा था कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, आगे बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे माहौल में नेचुरली सबसे पहले उन सेक्टर्स से पैसा निकाला जाता है जो इकोनॉमी की रफ्तार से सीधे जुड़े होते हैं। जैसे अपने PSU बैंक्स। हाँ, PSU बैंक्स और मेटल्स इसीलिए सबसे ज्यादा पिटे उस दिन, क्योंकि अगर आगे चलकर ग्रोथ स्लो होगी तो इनका मुनाफा सबसे पहले कम होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी, इसी घबराहट और लाल निशान के बीच एक चीज बहुत अलग हो रही थी। एक तरफ पूरा मार्केट टूट रहा था, वहीं सन फार्मा 2% बढ़ के टॉप गेनर बन गया था। राइट, ग्रीन में था। और तो और निफ्टी फार्मा और IT इंडेक्स दोनों ग्रीन में बंद हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में आग लगी है। लोग अपनी पूंजी बचाकर भाग रहे हैं, पर दवाइयों की दुकान और टेक कंपनीज के आंगन में लोग बिल्कुल चैन से खड़े हैं। ये बहुत अजीब लगता है देखने में। वही तो। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ डिफेंसिव इन्वेस्टिंग कह देते हैं, पर एक बात समझिए, इतने बड़े पैनिक में फार्मा और IT अचानक इतना सुरक्षित ठिकाना क्यों बन जाते हैं? क्या सिर्फ बीमारियों और सॉफ्टवेयर का भरोसा बचा था मार्केट में? देखिए,
इसके पीछे कैपिटल एलोकेशन की एक पूरी आर्थिक थ्योरी काम करती है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ दवाइयों पर भरोसा कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे? जब डर का माहौल होता है तो पैसा हमेशा वहां जाता है जहां आमदनी या अर्निंग्स विजिबिलिटी सबसे क्लियर हो। अब फार्मा एक नॉन साइक्लिकल सेक्टर है। मतलब इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी, दवाई तो चाहिए। एग्जैक्टली। दुनिया में चाहे कितनी भी आर्थिक मंदी आ जाए, लोग जरूरी दवाइयां खरीदना बंद नहीं कर सकते। उनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है। और जहां तक आईटी की बात है, उनका तो सब बाहर से आता है पैसा। हाँ, इनका धंधा ग्लोबल होता है और इनकी आमदनी डॉलर्स में आती है। जब ऐसी उठापटक होती है तो भारत में रुपया कमजोर होता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है आईटी कंपनीज के मार्जिन का बढ़ना। अच्छा, क्योंकि उन्हें हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं यहाँ। बिल्कुल सही। इसीलिए निवेशक अपना पैसा डूबते हुए सेक्टर्स से निकालकर इन दोनों सेक्टर्स में डाल रहे थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये प्योरली मैथमेटिकल हेजिंग थी। ये बिल्कुल समझ आता है। लेकिन दलाल स्ट्रीट पर जो आग लगी थी उस दिन, उसकी असली चिंगारी भारत में नहीं थी। वही ना ग्लोबल फैक्टर था। हाँ, वो आग समुंदर पार उबलते हुए मिडल ईस्ट में लगी थी। और ये हमें इस क्रैश की सबसे अहम और खतरनाक वजह पर ले आता है। ट्रिगर नंबर 1 और 2, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक एक्सटेंडेड ब्लॉकेड यानी एक लंबी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक था। बहुत बड़ा। पीस टॉक्स पूरी तरह से डेड एंड पर आ चुकी थी तब तक। एक्सियस को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि ये ब्लॉकेड किसी भी बॉम्बिंग कैंपेन से ज्यादा इफेक्टिव है। उनके वर्ड्स बहुत हार्श थे। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो ईरान को एक कोट एंड कोट स्टफ्ड पिग की तरह चोक कर रहे हैं ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए। और इसका डायरेक्ट नतीजा क्या हुआ? ट्रिगर नंबर 2, कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड का दाम अचानक से 4% बढ़कर $123 पर बैरल तक पहुंच गया, जो कि 2022 के वॉर के बाद हाईएस्ट था। वही जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद से कच्चे तेल ने ऐसी आग नहीं देखी थी, $123 वाली। और ये आग सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आ रही थी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बेहद पतला समुद्री रास्ता है जो एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की सबसे अहम नस है। लाइफलाइन है एक तरह से। हाँ, दुनिया भर का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी एक छोटे से रास्ते से गुजर कर निकलता है। जब वहां आवाजाही बंद होती है या वहां पर अटैक्स होते हैं तो उसका असर सिर्फ उस छोटे से इलाके तक सीमित नहीं रहता। वही मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी देखिए, ट्रंप इसे एक बहुत ही बड़ा नॉन वायलेंट या आर्थिक हथियार बता रहे थे कि भाई हम बॉम्ब नहीं गिरा रहे हैं, हम सिर्फ उनका आर्थिक गला घोट रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर ऑयल $123 पहुंच रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो क्या ये आम ग्लोबल सिटीजन पर बिना किसी हथियार के लड़ा जा रहा एक युद्ध ही नहीं है? आपने मॉडर्न वॉरफेयर की बहुत ही सटीक रियलिटी बयान की है यहाँ पर। क्योंकि सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो रही है ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आसमान छू रही है, और इस ब्लॉकेट की कीमत आखिर में दलाल स्ट्रीट पर बैठा या किसी और देश में बैठा एक आम निवेशक ही तो चुका रहा है, अपनी सेविंग्स गंवाकर। बिल्कुल। आज के दौर में देखिए, सैंक्शंस और ये आर्थिक नाकेबंदी किसी मिसाइल से ज्यादा तबाही मचाते हैं दुनिया भर में, बस इनकी आवाज नहीं होती। राइट। जब तेल $123 का हो जाता है तो सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ता है जो अपने तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, जैसे अपना भारत। इंडिया अपनी जरूरत का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट करता है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। तो जब तेल की कीमत अचानक बढ़ती है तो पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। फैक्ट्री की मशीन चलाने से लेकर ट्रक से माल दुकानों तक पहुंचाने तक हर एक चीज महंगी हो जाती है। फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा, पावर कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, और ये सब कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स खा जाती हैं। और यही प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने का डर उस दिन स्टॉक मार्केट को कच्चा चबा गया था। और इसी के साथ आता है हमारा अगला ट्रिगर। जब कच्चा तेल इतना महंगा होता है तो वो इकोनॉमी के अंदर एक दूसरा भूकंप लाता है, हमारी करेंसी पर, यानी रुपया। उस दिन रुपया अपने ऑल टाइम लो यानी 97.07 तक गिर गया था। अंत में आकर ये मार्केट बंद होने पर 94.90 पर क्लोज हुआ, जो कि बहुत वीक पोजीशन थी। बहुत वीक। रिपोर्ट में एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी की खुली चेतावनी भी कोट की गई है। उनका क्लियर कहना था कि ये महंगा तेल भारत के इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन रिस्क को इतना ज्यादा बढ़ा रहा है कि रुपए का वापस ठीक होना, मतलब उसकी रिकवरी, अभी तो आसान नहीं लग रही। और इसी करेंसी रिस्क का असर FIIs पर पड़ता है। हाँ, वो ट्रिगर नंबर 6 वही है। ठीक इसके पैरेलल विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बुधवार को लगातार छठे दिन बेचवाली की
और एक झटके में उस दिन करीब 2,469 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। देखिए, ये जो करेंसी डिप्रिसिएशन है और एफआईआईज की बेचवाली है ना, ये दरअसल एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये आप इन्हें दो अलग अलग घटनाएं नहीं मान सकते। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त एक छेद वाली बाल्टी बन गई है। हाँ, इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। महंगा कच्चा तेल उस बाल्टी के तले में एक बड़ा सा छेद कर रहा है, जहां से हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारी आर्थिक वेल्थ लगातार बह रही है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उस बाल्टी में अपना कैपिटल यानी अपना पानी डालने आए थे, उन्हें वो छेद दिख गया है। राइट, वो नीचे का छेद देखकर घबरा रहे हैं और अपना बचा खुचा कैपिटल जल्दी जल्दी एक छोटे से ग्लास में निकालकर भाग रहे हैं। ये मैकेनिक्स समझने के लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। देखिए, ये पूरा साइकिल कैसे काम करता है मैं समझाती हूँ। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $123 पर बिकता है, तो भारत सरकार या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसे खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में रुपया देकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। करेक्ट। अब जब डॉलर की डिमांड अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी तरफ से, तो डॉलर ऑटोमेटिकली मजबूत होता है और रुपया वीक होकर 95 के लेवल पर चला जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम। एग्जैक्टली। अब जरा उस फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जिसने इंडियन शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया था। उसने मुनाफे के तौर पर रुपए कमाए यहाँ, पर जब वो उस मुनाफे को वापस अपने देश, मान लीजिए यूएस ले जाएगा, तो उसे उन रुपयों के बदले वापस डॉलर खरीदने होंगे। ओह, और क्योंकि रुपया कमजोर हो चुका है तो उसे कम डॉलर मिलेंगे। सही पकड़ा आपने। उसका प्रॉफिट करेंसी की गिरावट में ही बह गया। तो इसी डबल नुकसान और करेंसी रिस्क से बचने के लिए एफआईआईज घबराकर अपना इक्विटी लगातार बेचने लगते हैं और उनके इस हेवी सेलिंग की वजह से रुपया और ज्यादा गिरता है। मतलब एक विशियस साइकिल बन गया। हाँ, ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो घूम फिरकर अंत में आम रिटेल निवेशक पर ही आकर गिरती है। तो एक तरफ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारा मार्केट छोड़कर जा रहे थे और रुपया लगातार डूब रहा था। आमतौर पर देखिए, जब दुनिया में ऐसी आफत आती है ना, तो ग्लोबल मार्केट्स हमेशा उम्मीद की एक आखिरी किरण के लिए यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ देखते हैं। सबको फेड से उम्मीद होती है। वही ना, सबको लगता है कि फेड आएगा, सुपर हीरो की तरह इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, मार्केट में चीप मनी यानी सस्ती लिक्विडिटी आएगी और आग बुझ जाएगी। पर यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे। उन्होंने रेट्स में कोई कटौती नहीं की। और ये डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया गया था फेड में। ध्यान देने वाली बात इस ईटी रिपोर्ट में ये है कि फेड की इस मीटिंग में 1992 के बाद से सबसे ज्यादा डिवाइडेड डिसीजन देखा गया। मतलब अंदर ही आपस में मतभेद था। बहुत ज्यादा। 3 टॉप ऑफिशियल्स ने इस अनचेंज्ड रेट पॉलिसी के खिलाफ डिसेंट किया था। उनका मानना था कि इकोनॉमी को अलग तरीके से संभालना चाहिए। पर मेजॉरिटी ने क्या बोला? उन्होंने मिडिल ईस्ट के इस उबलते हुए हालात, जिसके बारे में हमने बात की, और डोमेस्टिकली यूएस में अभी भी इन्फ्लेशन का हवाला देते हुए रेट्स घटाने से साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार का सबसे भयंकर रिएक्शन किधर आया? बॉन्ड मार्केट में। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स अचानक तेजी से बढ़ने लगे। जो 10 ईयर नोट है वो 4.43% पर पहुंच गया, जो कि काफी हाई था। और जो अमेरिका का 30 ईयर बॉन्ड है ना, उसने तो 5% का आंकड़ा ही पार कर लिया, 5.0011% पर चला गया। साथ ही 2 ईयर यील्ड, जो यूजुअली फेड की शॉर्ट टर्म रेट एक्सपेक्टेशंस को मिरर करता है, वो 3.951% हो गया। इन नंबर्स का इफेक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट्स पर देखा। हाँ, पूरी दुनिया में एक रेड वेव जैसी आ गई। जापान का निक्केई उस दिन 1.3% गिर गया। हैंग सेंग और कॉस्पी 1.4% गिरे। यूरोप पूरा मिक्स था और यूएस लगभग फ्लैट या मार्जिनल ग्रीन में ही रह गया। इंडिया सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस दिन। वही। यहां मुझे बॉन्ड यील्ड का ये पंगा थोड़ा आपसे क्लियर करवाना है। देखिए, एक आम रिटेल निवेशक जो सुबह उठकर अपने फोन पर अपने स्टॉक्स देखता है, उसे किसी दूसरे देश के यानी यूएस के बॉन्ड यील्ड से फर्क क्यों पड़ना चाहिए? आमतौर पर बॉन्ड ऐसी चीज है जिसे बहुत बोरिंग माना जाता है स्टॉक्स के मुकाबले। समझती हूँ ये सवाल। पर ये 30 ईयर बॉन्ड का 5% पर जाना पूरी दुनिया के शेयर मार्केट के लिए इतना बड़ा रेड फ्लैग क्यों माना गया उस दिन? देखिए, बोरिंग तो है, पर बॉन्ड मार्केट किसी भी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा मैथमेटिकल और मैं कहूंगी सबसे बेरहम हिस्सा होता है। ऐसे समझिए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। क्योंकि अमेरिका डूबेगा नहीं इतनी आसानी से। एग्जैक्टली। क्योंकि वो सीधे अमेरिकन गवर्नमेंट से बैक्ड होते हैं। अब आप एक मिनट के लिए एक ऐसे फंड मैनेजर की जगह आकर सोचिए जो अरबों डॉलर संभालता है। जब उसे पता चलता है कि अमेरिका की सरकार उसे कंप्लीटली रिस्क फ्री,
मतलब बिना किसी झंझट या टेंशन के आने वाले 30 सालों तक लगातार 5% का फिक्स्ड रिटर्न देने को तैयार है, ओह, तो वो इधर उधर क्यों जाएगा? वही तो वो अपना पैसा किसी इमर्जिंग मार्केट में क्यों डालेगा? जैसे कि इंडिया, जहां का लोकल इलेक्शन का अलग ड्रामा चल रहा है, करेंसी रोज गिर रही है, जियोपॉलिटिक्स इतनी अनस्टेबल है, ऐसी जगह पर वो अपना कैपिटल क्यों फंसाएगा? बात तो सही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा। ये 5% ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल टिपिंग पॉइंट होता है ग्लोबल फाइनेंस में। जब रिस्क फ्री रिटर्न इतना आकर्षक हो जाता है तो बड़े फंड्स का पैसा हाई रिस्क इक्विटी एसेट से निकलकर चाह-जब सेफ बॉन्ड्स में शिफ्ट होने लगता है। मतलब एक सीधी सी आर्थिक कैलकुलेशन है, अगर बिना कुछ किए रिस्क फ्री सॉलिड रिटर्न मिल रहा है तो कोई रोजाना मार्केट की इस उठापटक में अपनी नींद क्यों खराब करेगा? बिल्कुल। इस फ्लाइट टू सेफ्टी ने पूरे एशिया और बाकी ग्लोबल मार्केट से पैसा बेसिकली सक कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ी वैक्यूम क्लीनर लिक्विडिटी खींच लेती है एक कमरे से। जी हाँ, और यील्ड्स का इस तरह तेजी से बढ़ना एक्चुअली रिप्रेजेंट्स करता है मार्केट के फियर गेज को। इसका मतलब साफ था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानकर चल रहे थे कि इन्फ्लेशन और महंगाई जल्दी खत्म नहीं होगी, वो लंबे समय तक सिस्टम में बने रहने वाली है। एग्जैक्टली। तो अगर हम अभी तक की आंख की इस लिस्ट को देखें, ट्रंप की तरफ से ईरान पर नाकेबंदी, जिसके नतीजे में $123 पर उबलता तेल, फिर रुपए का 95 पर जाना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारी मात्रा में घबराकर पैसा निकालना, यूएस फेड का रिजिड रवैया और फाइनली आसमान चूरा बॉन्ड मार्केट, ये सब तो थी दुनिया भर की कहानी। हाँ, ग्लोबल ट्रिगर्स। लेकिन उस दिन 30 अप्रैल को मार्केट ने जो इतना गहरा गोता लगाया, उसमें हमारे लोकल पॉलिटिक्स का भी उतना ही बड़ा हाथ था। ओ बिल्कुल। दलाल स्ट्रीट पर इलेक्शंस के एग्जिट पोल्स की वजह से जो एंजाइटी आई, वो इस पैनिक में घी डालने का आखिरी और बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक ट्रिगर बन गई। ट्रिगर नंबर 7। देखिए, जियोपॉलिटिक्स मार्केट की बुनियाद को ढीला जरूर करता है, लेकिन इलेक्शंस और उनके नतीजे या एग्जिट पोल्स ये सीधा निवेशकों की उम्मीदों और उनके डर को टारगेट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो देखिए लॉन्ग टर्म खेल है, पर चुनाव अचानक से शॉर्ट टर्म इमोशनल शॉक लाते हैं। सही बात है। रिपोर्ट में जेएम फाइनेंशियल की एक डिटेल आती है, जिसके मुताबिक तब 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के एग्जिट पोल्स ने मार्केट में पूरी हलचल मचा दी थी। अगर नंबर्स देखें तो बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई जा रही थी एग्जिट पोल्स में। राइट। दूसरी तरफ तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में इनकम्बेंट्स यानी जो मौजूदा सरकारें थीं वही वापस आती हुई दिख रही थीं। लेकिन केरला में एक रिजीम चेंज यानी पूरा सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगाया गया था, जहां यूडीएफ एलडीएफ को रिप्लेस कर सकती थी। ये स्टेट इलेक्शंस के नंबर्स थे। हाँ, इस सब पर गरुड़ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एक एक्सपर्ट विष्णु त्रिपाठी, उनका एक कोटेशन है इस रिपोर्ट में कि एग्जिट पोल्स हमेशा अपने साथ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लाते हैं, क्योंकि बड़े निवेशक इन नए अनुमानों के आधार पर उन राज्यों की स्टेट लेवल पॉलिसी डायरेक्शंस को रीअसेस करते हैं। ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। जब भी पॉलिसीज और पॉलिटिकल पावर चेंज का सिग्नल मिलता है तो कैपिटल को रीशफल होना ही पड़ता है। मतलब सेक्टर्स बदल जाते हैं फेवर में। हाँ, अब जैसे नई सरकार आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग किस तरफ जाएगी, वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा बजट में, स्टेट पॉलिसी से कंपनीज के जो लोकल ऑपरेशंस और सेटअप होते हैं उन पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगातार अपने प्रॉफिट प्रोजेक्शंस बदलने पड़ते हैं। ये लॉजिक समझ आता है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक बहुत बेसिक सवाल है इंसान की मेमोरी और साइकोलॉजी को लेकर। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं, जून 2024 के आम चुनाव की तरफ, इसे कंप्लीटली न्यूट्रली देखते हैं। हाँ जरूर। जब 3 जून 24 को एग्जिट पोल्स ने अनुमान दिया कि एनडीए की बेहद आसान और एक तरफा जीत हो रही है, तो मार्केट अगले दिन बिल्कुल रॉकेट बन गया था। 3 जून को सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे। बिल्कुल। सेंसेक्स और निफ्टी हवा में थे। फिर ठीक अगले दिन 4 जून को जब एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू हुए और धीरे धीरे पता चला कि बीजेपी एक्चुअली मेजॉरिटी से थोड़ा चूक गई है, हालांकि उस दिन एनडीए ने 293 सीट्स जीतकर आराम से सरकार बनाई, फिर भी उस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के छोटे से गैप ने ही सेंसेक्स और निफ्टी को एक ही दिन में 6% गिरा दिया था। उस दिन तो खून खराबा हो गया था मार्केट में। उस दिन दलाल स्ट्रीट पर हजारों करोड़ बह गए थे। निवेशकों ने वो दर्द सहा है हाल ही में। फिर भी 2026 में आकर हम वही चीज देख रहे हैं। क्या मार्केट्स अब भी एग्जिट पोल्स को लेकर उन्हें इतने एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल और ओवर रिएक्टिव नहीं बना रहे हैं? एकदम पॉइंट की बात पकड़ी है आपने। मेरा मतलब है इतने सालों के अनुभव और इतने थप्पड़ों के बाद भी मार्केट ऐसे इवेंट्स पर ब्लाइंड स्पेकुलेशन करना बंद क्यों नहीं करता? देखिए, इसके पीछे ह्यूमन बायस और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन काम करता है।
ऐसे समझिए कि इंसान शायद पुरानी घटना से सीखकर थोड़ा रुकना चाहे, पर आजकल का मार्केट प्रेडोमिनेंटली इंसान नहीं चलाते। वो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से ड्राइव होता है। कंप्यूटर्स ट्रेड ले रहे हैं माइक्रो सेकेंड्स में। एग्जैक्टली। और मशीन्स, मार्केट्स और एल्गोरिदम्स का सबसे पुराना उसूल यही है। उन्हें अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत है। जैसे ही एग्जिट पोल्स का डेटा पब्लिक में बाहर आता है, इनके प्रोबेबिलिटी मॉडल्स मिली सेकेंड्स में नए सिनेरियोज क्रिएट कर देते हैं। ओह, तो इंसान की सोचने से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। हाँ, अगर किसी बड़े फंड को लगता है कि उन्हें मार्केट को फ्रंट रन करना है, तो उन्हें जल्दी खरीदना या बेचना ही पड़ेगा। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट में, यानी फोमो में, मशीन्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेस लगाते हैं कि कौन सबसे आगे निकलेगा। पर एग्जिट पोल्स तो रियलिटी होते नहीं ना, वो तो सिर्फ सैंपल साइज हैं। वही तो, वो सिर्फ सैंपल स्टेटिस्टिक्स होते हैं, और यहाँ वो पूरा रिस्क असेसमेंट गलत पड़ जाता है। 2024 के उस क्रैश के बावजूद ये ह्यूमन ग्रीड और कंप्यूटर स्पीड का सिस्टम ऐसे ही फंक्शन करता है और आगे भी करेगा, क्योंकि आखिर में किसी को भी उस लाइन में आखिरी खड़े होकर लॉस का हिस्सा नहीं बनना होता। सबको एग्जिट डोर पहले चाहिए। यानी एक तरफ समझदारी और फंडामेंटल एनालिसिस है, और दूसरी तरफ मार्केट में उस छोटे से एग्जिट दरवाजे से सबसे पहले बाहर निकलने की अंधी होड़ है। सही कहा आपने। और जब ये छोटे राज्यों के इलेक्शंस का फेयर उस ह्यूज मैसिव ग्लोबल फेयर से जाकर मिल जाता है, तो सिस्टम का अचानक से कंप्लीटली टूटना तो तय है। बात तो ठीक है। तो चलिए अपने इस गहरे विश्लेषण को आज समेटते हैं। हमारी इस डिटेल रिपोर्ट ने जो उस दिन के क्रैश का पैनोरामा हमारे सामने पेश किया, उसमें कोई एक अकेला विलन नहीं था। एक चेन रिएक्शन थी। हाँ, ये एक साथ अलग अलग गतिविधियों से बना हुआ एक भयंकर आर्थिक भूकंप था। पहला, ट्रंप के सख्त बयान ने ईरान को स्टफ्ड पिग की तरह चोक करने का ऐलान किया। दूसरा, उस ऐलान के डर से समुद्र में कच्चा तेल $123 पर जा पहुंचा। तीसरा, महंगे तेल ने भारत का आयात बिल इतना बड़ा कर दिया कि हमारी करेंसी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर 95 पर जा गिरी। राइट। चौथा, इस करेंसी के धंसने से डरकर फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने लगातार छठे दिन हजारों करोड़ का माल बेच दिया मार्केट से। पांचवां और छठा, उस तरफ अमेरिका में फेड ने अपनी रेट नहीं घटाई, जिसके रिस्पॉन्स में बॉन्ड यील्ड्स 5% के आसमान में चले गए और दुनिया भर का इक्विटी कैपिटल सेफ हेवन में खींचना शुरू कर दिया। और आखिरी डोमेस्टिक ट्रिगर? बिल्कुल, सातवां ट्रिगर। आखिर में अपने देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के उन एग्जिट पोल्स ने रही सही स्टेबिलिटी को भी हिलाकर रख दिया। जब ये सातों फैक्टर्स एक साथ एक ही दिन आकर दलाल स्ट्रीट पर कंबाइन हुए, तो उन्होंने पैदा किया वो परफेक्ट स्टॉर्म जिसने आम निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए एक झटके में धो डाले। और ये पूरा इंसिडेंट इस बात को साबित करता है कि मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड का सिंपल कैलकुलेशन नहीं बचा है। ये जियोपॉलिटिक्स, वॉर, ह्यूमन साइकोलॉजी और एल्गोरिदमिक प्रिसिजन का एक बेहद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुका है, जिसे रोजाना के ग्लोबल इवेंट्स फीड करते हैं। बिल्कुल, इन सब चीजों पर नजर रखना जरूरी है। और इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक विचार जो शायद अब सुनने वालों के मार्ग में चलना चाहिए, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सबको अकेले में खुद से सवाल जरूर करना चाहिए। वो क्या है? सोचिए, एक छोटे से समुद्री रास्ते, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चली एक गोली हजारों किलोमीटर दूर भारत के किसी छोटे शहर में बैठे एक आम हिंदुस्तानी की उसकी जिंदगी भर की जोड़ कर रखी हुई रिटायरमेंट सेविंग्स को कैसे कम कर सकती है। ये थॉट ही बहुत डरावना है ना? तो सवाल ये है कि क्या हमारा ये मॉडर्न ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड और इतना ज्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गया है कि असल में वो अंदर से बेहद फ्रजाइल, बेहद कमजोर हो चुका है? अगर उस समुद्र में थोड़ी सी भी आग बढ़ती है तो हमारे घर के आंगन तक उसकी सेक बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। इस गहरे इंटरकनेक्शन पर जरूर सोचिए और अपनी आगे की निवेश यात्रा को इन्हीं ग्लोबल फैक्ट्स के लेंसेज से देखने की आदत डालिए। धर्मो रक्षति रक्षितः।